फ्रेंड्स, बिचौलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन के बाद आज जो हम चर्चा करेंगे वह है बूंदी किसान आंदोलन। और चूंकि ये तीनों आंदोलन एक ही क्षेत्र विशेष में हुए, लगभग आसपास स्थित क्षेत्रों में हुए, इस कारण हम बूंदी किसान आंदोलन को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अगर बूंदी किसान आंदोलन की बात की जाए तो इसके प्रारंभ होने के पीछे भी जो कारण रहे वो बिचौलिया और बेगू के समान लगभग एक जैसे ही थे। जैसे विभिन्न प्रकार की 84 प्रकार की और बेगू में 53 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। लाग बाग मैंने आपको बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान समझाया था। बिचौलिया में बूंदी किसान आंदोलन में 25 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। ठीक है, यहाँ बिचौलिया और बेगू की तुलना में कम लाग बाग थी, लेकिन ये भी इतनी अधिक थी कि इसके उपरांत किसानों के पास जीवन यापन के लिए कुछ विशेष बचता नहीं था। दूसरा, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा बिचौलिया के समान यहाँ भी प्रचलित थी, इससे भी किसान पीड़ित थे। तीसरा, भू राजस्व। जो भू राजस्व की दरें थी वो बहुत अधिक थी। और चौथा, युद्ध कर। ठीक है, चौथा क्या? युद्ध कर। युद्ध किस चीज के युद्ध का कर? 1914 से लेकर 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया उसमें ब्रिटिश सरकार ने भाग लिया था, और ब्रिटिश सरकार के सहयोग के लिए भारतीय जो रियासतें थी वो भी उनके साथ थी, और उसी में जो खर्च हुआ उसका कर किससे ले रहे हैं? यहाँ के किसानों से लिया जा रहा है। ठीक है, इन कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण को भी हम शामिल कर सकते हैं, वह है बिचौलिया का किसान आंदोलन। बिचौलिया का किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन के लिए उत्तरदायी कैसे है? क्योंकि इस समय बिचौलिया किसान आंदोलन चल रहा था 1897 से लेकर 1941 तक, लगातार 44 वर्षों तक सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारत का किसान आंदोलन था यह। और इसने राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में किसान आंदोलनों को प्रभावित किया था। उसी कारण बिचौलिया किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वह बूंदी किसान आंदोलन पर आना अनिवार्य था। क्यों अनिवार्य था? क्योंकि बिचौलिया है वह बूंदी से टच में था, बूंदी के एकदम नज़दीक था। और बिचौलिया और बूंदी का जो भूभाग आपस में टच होता है, बूंदी का जो भूभाग किससे टच होता है? बिचौलिया से टच होता है, उस पथरीले भूभाग को। ठीक है, वो पथरीला भूभाग है, उस पथरीले भूभाग को क्या कहा जाता है? बरड़। ठीक है, वहाँ की लोक भाषा में उस पथरीले भूभाग को क्या कहा जाता है? बरड़ कहा जाता है। ठीक है, ये मैप है, और इस मैप में आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो बिचौलिया है और बिचौलिया भीलवाड़ा चित्तौड़ का जो पोर्शन दिख रहा है ना, बिचौलिया और इसके पास में बूंदी है। इन दोनों का जो भूभाग टच हो रहा है, मैंने यहाँ पे दूसरे कलर पर्पल कलर से दिखाया है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बरड़ कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की लोक भाषा में इस क्षेत्र को बरड़ कहा जाता है। वहाँ का जो पथरीला भूभाग है वह क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। चूंकि बूंदी किसान आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ, इस कारण इसे बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बरड़ किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस जिले से रहा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बूंदी से रहा। दूसरा, बरड़ से क्या तात्पर्य है? तो बूंदी का जो पथरीला भूभाग है वह बरड़ कहलाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बरड़ में मुख्य रूप से कहाँ यह आंदोलन हुआ? तो बरड़ में मुख्य रूप से इस आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यतः 4 स्थान थे जिनके अंतर यह आंदोलन हुआ। ठीक है, इनमें डाबी, निमाणा, खैराड़ और गरदड़ा। ठीक है, ये बरड़ के वे 4 क्षेत्र थे जिनमें किसान आंदोलन चला। ठीक है, इसलिए ये पूछ लिया जाए कि निम्न स्थलों का संबंध किससे है, तो किससे? बरड़ किसान आंदोलन से है। अब बिचौलिया किसान आंदोलन के जो नेता थे, आपको याद होगा बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था? साधु सीता राम दास। ठीक है, साधु सीता राम दास जो बिचौलिया के प्रारंभिक नेतृत्व करता है, वह 1920 में कहाँ आते हैं? बरड़ क्षेत्र में आते हैं।
बूंदी का जो ये बरड़ क्षेत्र है ना, इसमें आते हैं और यहाँ आकर एक किसान सभा का गठन करते हैं। 1920 में किसान सभा गठन करते हैं जिसका नाम क्या है, डाबी किसान पंचायत। ठीक है, डाबी किसान पंचायत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डाबी किसान पंचायत का गठन किसके द्वारा किया गया, तो साधु सीताराम दास के द्वारा बूंदी में डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया। और डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने किसको नियुक्त किया था, डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष के रूप में इनके द्वारा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष किसे बनाया, हरला भड़क को। किसने बनाया, साधु सीताराम दास ने। अब लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बूंदी में भी किसान आंदोलन गति पकड़े, लेकिन अभी तक किसान आंदोलन पे कोई विशेष गति दिखाई नहीं देती है। परिणाम स्वरूप राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का हमने पहले भी जिक्र किया है। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी राजस्थान सेवा संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में नेतृत्व करता रहते हैं, वे राजस्थान सेवा संघ से ही जुड़े हुए थे, उसके मुख्य संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उसके बाद में हम बूंदी किसान आंदोलन की बात करते हैं, बेगू किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें राम नारायण चौधरी जो नेतृत्व करता है वो भी किससे जुड़े हुए थे, राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। और इन राम नारायण चौधरी के द्वारा ही, किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा ही, जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे, ठीक है, राम नारायण चौधरी के द्वारा ही बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंपा गया, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, अब ये पंडित नैनूराम शर्मा भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे और रामनारायण चौधरी जो इस समय राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, मंत्री थे। इन रामनारायण चौधरी ने पंडित नैनूराम शर्मा को बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंपा और इनके नेतृत्व में अप्रैल 1922 को बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो अप्रैल 1922 में हुआ। कब हुआ, अप्रैल 1922 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ, तो पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुआ। इनको साधु सीताराम दास का इसमें कोई रोल नहीं है नेतृत्वकर्ता के रूप में, केवल ये यहाँ पर डाबी किसान पंचायत का गठन करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, पंडित नैनूराम शर्मा कर रहा है। और कब प्रारंभ होता है, अप्रैल 1922 में। इसमें नैनूराम शर्मा के साथ, पंडित जी के साथ कुछ और लोग भी नेतृत्वकर्ता के रूप में साथ रहे। तो उनकी बात की जाए तो पहला हरिभाई किंकर, ठीक है, हरिभाई किंकर, भंवरलाल सराफ, ठीक है, भंवरलाल सराफ, इन्हें प्रज्ञा चक्षु के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नारायण सिंह। और अगर स्थानीय नेतृत्व की बात की जाए तो स्वामी नित्यानंद को इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर स्थानीय नेतृत्व की बात की जाए तो स्वामी नित्यानंद इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, कई बार अगर पेपर थोड़ा अच्छा होता है और स्तरीय होता है तो उसको कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से बरड़ किसान आंदोलन में किसका सीधा संबंध नहीं था। ठीक है, तो उसमें आपको पंडित नैनूराम शर्मा का नाम मिल जाएगा, हरिभाई किंकर, भंवरलाल सराफ, या इनमें से कोई भी, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें कोई और शामिल मिलेगा। तो ठीक है, तो पूछा जाए तो इनमें पता होना चाहिए कि भाई बूंदी किसान आंदोलन में कौन कौन नेतृत्व करते थे। मुख्य भूमिका में पंडित नैनूराम शर्मा और उनके सहयोगी के रूप में हरिभाई किंकर, भंवरलाल सराफ, नारायण सिंह और स्वामी नित्यानंद। ये लोग किससे जुड़े हुए थे, बरड़ किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब बरड़ किसान आंदोलन की आगे की प्रगति की बात की जाए तो चूंकि इन लोगों का नेतृत्व बूंदी के किसानों को मिला, जिसके चलते जगह जगह किसान सभाएं आयोजित होने लगी। ठीक है, निमाड़ा, डाबी आदि स्थानों पर किसान सभाओं का आयोजन हुआ। ठीक है, डाबी में भी किसान सभा आयोजित की गई और इस सभा में 17 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, किसको गिरफ्तार कर लिया गया, 17 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया, स्टेट काउंसिल के द्वारा।
ठीक है, स्टेट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, स्टेट काउंसिल क्या थी? स्टेट काउंसिल का गठन बूंदी प्रशासन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा गया था? बूंदी प्रशासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि बूंदी क्षेत्र में जो किसान सभाओं का आयोजन किया जा रहा था उन पे बूंदी प्रशासन नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। इस दृष्टि से बूंदी प्रशासक ने स्टेट काउंसिल का गठन किया और इसका गठन का उद्देश्य क्या था? बूंदी के जो किसान सभाएं हो रही थी, किसान आंदोलन गति पकड़ रहा था, उसे नियंत्रित करना और उसके पीछे क्या कारण थे, किसानों की क्या मांगे थी, उनकी जांच करना। लेकिन स्टेट काउंसिल जिसके 2 सदस्य मेंबर थे, राय बहादुर मोहनलाल। ठीक है, ये स्टेट काउंसिल जो थी ना, इसके 2 सदस्य मेंबर थे। पहला राय बहादुर मोहनलाल और दूसरा महाराज हरिनाथ सिंह। दूसरे कौन थे? महाराज हरिनाथ सिंह। महाराज हरिनाथ सिंह। ठीक है, अब राय बहादुर मोहनलाल और महाराज हरिनाथ सिंह स्टेट काउंसिल के रूप में बरड़ क्षेत्र आते हैं और इन्हें भेजा जाता है कि वहां पे किसानों की जो स्थिति है उसका जायजा लिया जाए और किसान आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए उस पर बात की जाए। लेकिन ये अपने लाव लश्कर के साथ, तोपों आदि के साथ यहाँ पर आते हैं और अपने सैन्य शक्ति के आधार पर, सैन्य शक्ति के बेस पर जो किसान सभाएं आयोजित हो रही हैं उन क्षेत्रों में जाकर वहां पर उनको धमकाना शुरू करते हैं कि आप किसान सभाओं को समाप्त करें। जब किसान सभाएं समाप्त नहीं होती हैं तो डाबी में जो किसान सभा हो रही है उसमें ये 17 किसानों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन 17 किसानों को जब जेल ले जाया जा रहा है उसी समय 300 महिलाओं का एक जत्था, ठीक है, 300 महिलाओं का एक जत्था रास्ते में इनसे टकराव होता है और ये महिलाएं इन किसानों को मुक्त करवा लेती हैं, इनकी गिरफ्त से छुड़वा लेती हैं। ठीक है, ये 300 महिलाएं क्या करवा देती हैं? इन 17 किसानों को मुक्त करवा देती हैं, इन्हें छुड़वा देती हैं। परिणाम स्वरूप जो स्टेट काउंसिल के दोनों सदस्य हैं ये इन महिलाओं पर लाठीचार्ज करते हैं जिसमें कई महिलाएं गंभीर घायल होती हैं। रामनारायण चौधरी की जो धर्म पत्नी है अंजना चौधरी, वे भी इनसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब 300 महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसे देखते हुए और इस आंदोलन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो किस आंदोलन में रही है? बरड़ किसान आंदोलन में या फिर बूंदी किसान आंदोलन में। ठीक है, तो इन 300 महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही किसमें? बरड़ किसान आंदोलन में या फिर बूंदी किसान आंदोलन में। अब जैसे ही इन महिलाओं पर लाठीचार्ज होता है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है, जांच समिति का गठन किया जाता है। किसके नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी। ठीक है, रामनारायण चौधरी और सत्य भगत के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाती है। किस चीज़ की जांच के लिए? इन 300 महिलाओं पर जो लाठीचार्ज किया जाता है स्टेट काउंसिल के द्वारा, उसकी जांच के लिए। ठीक है, और ये जांच कमेटी इसमें महिलाओं पर जो लाठीचार्ज किया गया उसे गलत मानती है और इसके विरुद्ध क्या करती है? एक पंपलेट जारी करती है जिसमें क्या लिखा होता है? बूंदी राज्य का स्त्रियों पर अत्याचार। ठीक है, इस पंपलेट को जगह जगह बंटवाया जाता है। जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे पेपर थे जैसे राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, इसके अतिरिक्त अन्य अखबार जो थे जैसे कानपुर से छपने वाला प्रताप आदि में इस घटना की आलोचना की जाती है। परिणाम स्वरूप बूंदी प्रशासन पर और दबाव बनना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में डाबी में किसान सभा का आयोजन होता है। ठीक है, डाबी में एक किसान सभा का आयोजन होता है। कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को।
ठीक है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा का आयोजन होता है और इस किसान सभा में किसानों को वहाँ से हटने के लिए हिदायत दी जाती है, ठीक है, उसे समाप्त करने की बात की जाती है। लेकिन जब किसान यहाँ से हटने के लिए राजी नहीं होते हैं तो उन्हें जबरन हटाने का प्रयास किया जाता है और इस जबरन हटाने के प्रयास के दौरान यहाँ के पुलिस अधीक्षक जिनका क्या नाम है, इकराम हुसैन, थानेदार जिनका क्या नाम है, कल्याण सिंह और जो डाबी क्षेत्र के हेड कांस्टेबल हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, सरदार मल, ठीक है। इन तीनों के नेतृत्व में और किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। क्योंकि डाबी में जिस समय गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, इस समय झंडा गीत गाया जा रहा था। किसके द्वारा? नानक भील और देवीलाल गुर्जर, ठीक है। नानक भील के द्वारा ये झंडा गीत है ना, इसकी रचना किसने की थी? नानक भील ने की थी। और इसके बोल कुछ इस प्रकार थे, गाडा रहीजो रे मर्दाना, ठीक है। मतलब किसानों को ये कह रहे थे कि अपनी रणभूमि में आप डटे रहना, अपने रण क्षेत्र में डटे रहना, आप पीछे मत हटना। तो नानक भील के द्वारा रचित इस झंडा गीत को जब गाया जा रहा था, उस समय पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में और इन किसानों पर गोली चलाने के आदेश दिए जाते हैं। जिस गोलीकांड में जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, ठीक है। नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर की हत्या किस किसान आंदोलन के दौरान की गई? तो किसके दौरान की गई? बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन के दौरान की गई थी। और झंडा गीत की रचना किसके द्वारा की गई, ये पूछा जाए तो किसके द्वारा की गई? नानक भील के द्वारा की गई। इसी कांड को डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1923 में डाबी क्षेत्र में जो किसान सभा हो रही थी, उस किसान सभा में नानक भील के द्वारा रचित झंडा गीत गाया जा रहा था और उस झंडा गीत को गाते समय पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर 2 किसान शहीद हो जाते हैं। उनकी हत्या इकराम हुसैन के द्वारा करवा दी जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? डाबी हत्याकांड कहा जाता है। अब नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा एक गीत जिसका शीर्षक क्या है? अर्जी की रचना करते हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा नानक भील की याद में एक गीत की रचना करते हैं जिसका शीर्षक है अर्जी, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है अर्जी नामक गीत की रचना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। और किसकी याद में की गई? तो नानक भील की याद में की गई, ठीक है। अब डाबी हत्याकांड के उपरांत राजस्थान सेवा संघ इसकी आलोचना करता है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ इसकी आलोचना करता है और आलोचना में इसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित करता है कि वहाँ पर ये गलत हो रहा है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। परिणाम स्वरूप बूंदी प्रशासन, राजस्थान सेवा संघ के दबाव के चलते जो बूंदी प्रशासन है, ठीक है, बूंदी प्रशासन है, वह एक जांच समिति गठित करता है जिसमें अध्यक्ष कौन है? पृथ्वी सिंह, ठीक है। ये एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी है जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? पृथ्वी सिंह को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसमें जो अन्य 2 सदस्य हैं वो कौन है? राम प्रताप और लाला भैरोलाल, ठीक है। राम प्रताप और लाला भैरोलाल इसके जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है। ये जांच समिति जब यहाँ आती है तो
तो किसान इसका किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप ये इकराम हुसैन कौन, जो पुलिस अधीक्षक है, इकराम हुसैन के द्वारा जो गोली चलाई जाती है उस निर्णय को उचित ठहराया जाता है और कहा जाता है कि किसान जब इन लोगों को मारने लगे उस स्थिति में इनके द्वारा गोलियां चलाई गई, जो पूर्णतः गलत बात थी, ठीक है। लेकिन ये किसके पक्ष में अपना फैसला देते हैं? इकराम हुसैन और बूंदी प्रशासन के पक्ष में ये अपना फैसला देते हैं। अब इस फैसले के आने के बाद में, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में बूंदी प्रशासन क्या निर्णय लेता है? राजस्थान सेवा संघ और इससे जुड़े जितने भी नेतृत्वकर्ता कहाँ पे बूंदी में बरड़ क्षेत्र में है उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनके बूंदी क्षेत्र में प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। अब वे कहाँ नहीं आ सकते? बूंदी क्षेत्र में नहीं आ सकते। दूसरी ओर पंडित नैनूराम शर्मा, इन्हें 4 वर्ष का कारावास, 4 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में बूंदी किसान आंदोलन लगभग नेतृत्वहीन हो गया। अब कोई बड़ा नेता इससे नेतृत्वकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ के तो प्रवेश पर निषेध कर दिया गया। साथ ही 1927 के आते आते जो राजस्थान सेवा संघ था ना, उसमें 1927 के आते आते आपसी फूट पड़ गई। फूट क्या पड़ गई? जो जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक थे, इनकी जो कार्यशैली थी, इनकी जो विचारधारा थी, अलग अलग थी, ठीक है। जमनालाल बजाज जो थे वो पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। आपने सुना भी होगा, वो गांधी जी के अपनी एक चेक बुक साइन करके दे के रखते थे कि अगर कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन में पैसे की कमी पड़े तो उसकी कहीं कमी ना पड़े, उसकी पूर्ति इससे हो जाए, ठीक है। तो जमनालाल बजाज गांधी जी के अनुयायी थे और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। वहीं विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे, वे पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा समर्थक नहीं थे, जिसके कारण इनमें आपसी फूट पड़ जाती है और राजस्थान सेवा संघ अब कमजोर हो जाता है, वह भी फूट के कगार पे आ जाता है, जिसके चलते 1927 में जो बूंदी किसान आंदोलन है वह भी समाप्त हो जाता है। कोई निर्णय नहीं निकलता, अनिर्णित ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये था बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन। इसमें आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन पे मैंने चर्चा की है और भविष्य में भी इसके बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखें और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें अपना 100% देने का प्रयास करें।